हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया था। कॉलम एंड स्ट्रट क्या होता है, राइट। कॉलम और स्ट्रट में बेसिक डिफरेंस भी हमने समझ लिया था। थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं इसको। कॉलम क्या होता है? कॉलम एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करने का, वर्टिकल, राइट। कॉलम क्या है? एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है जिसके दोनों एंड्स क्या हो, फिक्स्ड हो, और उस पर आने वाला जो फोर्स हो वो ट्रूली एक्सियल कंप्रेसिव लोड हो, ठीक है। स्ट्रट जो होता है, स्ट्रट किसी भी पोजीशन में रह सकता है। इट मे बी इन वर्टिकल और इंक्लाइंड, राइट। हॉरिजॉन्टल की तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो फिक्स्ड बार हो जाता है, ठीक है। और स्ट्रट पे जो चारों एंड कंडीशंस होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कोई भी कॉलम होता है या फिर स्ट्रट होता है, उसकी दो कंडीशन होती हैं। ये दोनों एंड्स अगर फिक्स्ड है तो वो भी स्ट्रट कहलाएगा। ये दोनों एंड्स आपके हिंज्ड हैं तब भी वो स्ट्रट कहलाएगा। एक हिंज है, एक फ्री है, तब भी स्ट्रट कहलाएगा। एक फिक्स्ड है और एक हिंज है, तब भी स्ट्रट कहलाएगा। क्लियर है? तो देयर आर 4 कंडीशन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास और इन दिस क्लास, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या समझना है, अब हम थोड़ा सा मूव करेंगे अपने स्ट्रेंथ कैलकुलेशन पे कि जो यूलर्स फॉर्मूला है, जिसे हम बकलिंग लोड फॉर्मूला भी कहते हैं, वो क्या है और उसमें जो पैरामीटर्स हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट, राइट, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट दी यूलर बकलिंग लोड, ठीक है, इन 4 कंडीशंस जो हम अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी होती है, राइट। अच्छा, उसके बाद हमें क्रशिंग स्ट्रेंथ फार्मूला भी देखना है, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ फार्मूला क्या होता है और बेसिक डिफरेंस भी जानना है कि जो यूलर फार्मूला है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर दी लॉन्ग कॉलम, और जो आपका शॉर्ट कॉलम होते हैं उसमें क्रशिंग स्ट्रेंथ वैलिड करती है। तो आज हमारा जो मेन मोटिव होगा इस लेक्चर का वो क्या रहेगा, मेनली फोकस हम किस पे करेंगे। फोकस हमारा जो रहेगा वो रहेगा लॉन्ग कॉलम पे। तो हेडिंग डालेंगे हेडिंग डालेंगे यूलर्स बकलिंग लोड। यूलर्स बकलिंग लोड मेनली जो इस चैप्टर में हमें जो सीखना होता है वो यूलर्स फॉर्मूला ही सीखना होता है, क्योंकि 80 to 90% जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ठीक है। तो बच्चों, ये जो यूलर्स बकलिंग लोड होता है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द लॉन्ग कॉलम, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बेस्ट फॉर लॉन्ग कॉलम, ठीक है। लॉन्ग कॉलम के लिए बेस्ट रहता है। अब ये होता क्या है, देखो, यूलर्स बकलिंग फॉर्मूला जो होता है इसमें ये PE बराबर होगा पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन LE स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका यूलर्स बकलिंग लोड का, ठीक है। अब इन पैरामीटर्स को हमें समझना, I मिनिमम क्या है, LE क्या है, ये सारे पैरामीटर हमें समझने पड़ेंगे। उसके बाद जाके हमें कुछ चीज़ें समझ में आएगी। अच्छा, इसको हम ये LE क्या ये भी बताएंगे। इसका एक दूसरा एक्सप्रेशन भी होता है, ठीक है। एक इसका दूसरा एक्सप्रेशन भी होता है इन टर्म्स ऑफ, चलो उसको आगे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर उसका एक लॉजिक नहीं बनेगा। सबसे पहले पैरामीटर लिख देते हैं यहाँ पे कि पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट पैरामीटर्स क्या है, पाई स्क्वायर जो कि कांस्टेंट होगा। E क्या है, E है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E क्या है, E है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसकी यूनिट की क्या रहती है, गीगा पास्कल। अच्छा, I मिनिमम क्या है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। I मिनिमम है मिनिमम ऑफ IXX और IYY। इस पॉइंट को भी समझेंगे। ये IXX क्या है, IYY क्या है। LE जो है इसको कहते हैं इफेक्टिव लेंथ,
क्या कहलाती है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, राइट। इफेक्टिव लेंथ क्या है ये, ठीक है। और L जो होगा अगर कहीं भी तो वो होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम, एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम। क्लियर हो गया? पैरामीटर्स को देखेंगे अभी। अब देखो इसमें दो रेशो होता है, दो कॉफिशिएंट होता है, एक होता है एंड फिक्सिटी कॉफिशिएंट, एक होता है लेंथ फिक्सिटी कॉफिशिएंट, ठीक है। तो अल्फा जो होता है ये होता है हमारा लेंथ फिक्सिटी कॉफिशिएंट, लेंथ फिक्सिटी कॉफिशिएंट। और इसकी वैल्यू जो होती है अल्फा की वो होता है LE/L, LE/L, ठीक है। डोंट बॉदर, अभी हम आएंगे, हम सारे टर्म्स को समझेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलिए, तब हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, किस तरीके से हम इसे डिराइव करेंगे। क्लियर हो गया? और एक टर्म होता है इसमें n को कहते हैं हम एंड फिक्सिटी कॉफिशिएंट, एंड फिक्सिटी कॉफिशिएंट, ठीक। और ये जो n होता है बच्चों, ये होता है 1/α²। n जो होता है वो होता है 1/α²। इसको कहते हैं एंड फिक्सिटी रेशो। तो अगर इस फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ n और इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिखना है तो LE को हम क्या लिख सकते हैं? LE को हम लिख सकते हैं α/L। क्लियर है? और ये जब हम इसको यहां पुट करेंगे तो हम इसको कहेंगे, और हो जाएगा π² EI मिनिमम डिवाइड बाय LE कितना हो जाएगा? α² L²। और हमें पता है 1/α² क्या होता है? n। हमें क्या पता है? 1/α² क्या होता है? n। तो 1/α² n होता है, तो ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ n और अल्फा में हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा n × π²। इसका बहुत सिग्निफिकेंस है बच्चों, ये मैं ऐसे नहीं लिखवा रहा हूँ। I मिनिमम डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा? 1/α² की वैल्यू कितनी है? n। नीचे क्या रह जाएगा? L²। तो आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। अगर एक पता है तो बाकी दो निकाल सकते हो, अगर आपके दो चीज़ें पता है। क्लियर है? तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। सबसे पहले हम I मिनिमम को समझेंगे। ये तो हम जानते हैं, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट कैन नेवर बी चेंज फॉर एनी मटेरियल, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है? वी हैव टू सी दी, या फिर हमें आवर मेन फोकस इज टू कैलकुलेट दी I मिनिमम, राइट। I मिनिमम हमारा कैसे निकलता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें देखना है। अच्छा, ये PE क्या है जो मैंने लिखा है? ये है यूलर्स बकलिंग लोड। क्या है? यूलर्स बकलिंग लोड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। इसे हम कहेंगे यूलर्स बकलिंग लोड, ठीक है। ये क्या है? यूलर्स बकलिंग लोड। अच्छा, मेरी बात को समझना, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बेसिकली ये उस कॉलम का स्ट्रेंथ बताएगी इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ये कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। ये जो PE हम कैलकुलेट करते हैं, ये किसी भी कॉलम का अगर हम डायमेंशंस फिक्स कर दें, लेंथ फिक्स कर दें, डायमेंशंस फिक्स करने का मतलब क्रॉस सेक्शन फिक्स कर दें और लेंथ फिक्स कर दें, तो ये वैल्यू फिक्स हो जाती है फिर। क्लियर है? तो हम बेसिकली हम कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं कैलकुलेट करना है। एक्सटर्नल इफेक्ट तो आता है ना, किसी कॉलम पे कितना फोर्स है वो चीज नहीं है। ये उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग कुछ भी चीज रिलेट नहीं करता। ये सिर्फ हमें बताता है कि कोई भी कॉलम अगर किसी की लेंथ इतनी है और क्रॉस सेक्शन इतना है तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी होगी इन टर्म्स ऑफ फोर्स। समझ लेना P में और PE में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो हमें यही समझना है। तो ये जो है फॉर अ गिवन एरिया
ऐसा कह सकते हैं फॉर अ गिवन एरिया एंड लेंथ एंड मटीरियल दिस हैज टू बी फिक्स्ड। क्लियर हो रही है बात? दिस हैज टू बी फिक्स्ड। तो ये एक स्ट्रेंथ बताता है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी। क्लियर है? अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, हमारा जो पॉइंट है हमें क्या डिस्कस करना है हमें डिस्कस करना है सबसे पहले आई मिनिमम। ठीक है, आई मिनिमम को हमें डिस्कस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम ये फॉर्मूला जो डिराइव किया है यूलर्स ने, उसमें एजम्पशंस क्या लिए हैं उनको भी डिस्कस करना है कि एजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो आपको माइंड में रखने हैं, ज़रूरी हो जाती हैं वो चीज़ें। ये क्वेश्चन आ रहे हैं, अब क्वेश्चन एजम्पशन से भी आते हैं। ठीक है, अब कंपटीशन का बिल्कुल चेहरा ही बदल चुका है, वो अलग तरीके से पूछता है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना आई मिनिमम क्या, व्हाट इज दी आई मिनिमम इन दिस केस। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि फॉर गिवन एरिया, ठीक है, फॉर गिवन एरिया फिक्स्ड हो गया तो समझ लेना आई मिनिमम भी फिक्स हो गया। ध्यान रखना ये और ये एक ही चीज होती है, ये और ये एक ही चीज होती है। किस सेंस में? अगर मैंने एरिया फिक्स किया तो ये भी फिक्स हो गया। फिर एरिया फिक्स करने का मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस को फिक्स कर दिया, और जब क्रॉस सेक्शन डायमेंशन फिक्स हो गई तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फिक्स हो गया। ठीक है, एक नहीं होते, सेंस समझना किस सेंस में कह रहा हूं। फॉर गिवन एरिया कॉमा लेंथ एंड मटीरियल, जो पीई है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फिक्स्ड। ये क्या हो जाएगा? फिक्स्ड। और ये पीई है वो हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं? ये कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लोड या फोर्स। इन टर्म्स ऑफ लोड लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, बता क्या रहा है? सॉरी, मैंने एक चीज़ नहीं लिखी यहाँ पे। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ लोड। समझ में आ गई बात? आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। ठीक, अब थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं कहता हूं कि अगर हमारे कुछ पैरामीटर कांस्टेंट रहे तो ये कैसे कैसे वेरी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कैसे कैसे ये वेरी कर सकता है। ठीक है, यहां मटेरियल आ गया तो मटेरियल से क्या हुआ? ई फिक्स्ड हो गया। लेंथ से क्या हुआ? एल ई फिक्स्ड हो गया। एरिया से क्या हुआ? आई मिनिमम फिक्स्ड हो गया। और पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेंथ आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ लोड, और ये वैल्यू भी आपकी फिक्स रहेगी। क्लियर हो रही है बात बच्चों? क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं अब बताने जा रहा हूं। देखो, मैंने कहा कि मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। अब हम लेते हैं यहां पर एक तो ये केस हो गया। ठीक है, अब हमने कहा इफ एरिया जो है वो मेरा फिक्स्ड है। एरिया मैंने कहा फिक्स्ड। एरिया फिक्स्ड होने का मतलब क्या है? हमने क्रॉस सेक्शन डायमेंशन को फिक्स कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे मेरा आई फिक्स हो गया। इट डजेंट मैटर वेदर इट इज मिनिमम और मैक्सिमम, देखेंगे, विल सी दैट। आई मिनिमम फिक्स हो गया। क्लियर है? अब कौन सा टर्म बचा इसमें? इसमें टर्म बचा एक हमारा ई और एक एल ई। मैंने कहा एरिया फिक्स्ड है, जिससे आई मिनिमम मेरा क्या हुआ? ये भी मेरा फिक्स्ड हो गया। ठीक, ये भी मेरा फिक्स्ड हो गया। तो अब हम क्या करें कि हमने कहा कि जो हमारा मटेरियल है वो सेम है। मटेरियल का जो ई है उसको भी हमने सेम माना कि ये भी मेरा फिक्स्ड है। तो इसका मतलब जो यूलर बकलिंग लोड है इन टर्म्स, ये जो स्ट्रेंथ है इन टर्म्स ऑफ लोड, वो क्या होगी? वो हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल ई स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल ई स्क्वायर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल ई स्क्वायर।
या ये भी कह सकते हैं कि जो यूलर्स स्ट्रेंथ होगी वो हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? चलो, तो अब ये अल्फा तो कांस्टेंट हुआ किसी भी कॉलम के लिए, देखेंगे इसको ये भी क्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं सिर्फ इसको फोकस करूं तो एल ई मेरा जितना ज़्यादा होगा मेरा पी ई उतना कम होगा। पी ई उतना कम होने का मतलब क्या है, मेरी स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, यानी कि मेरी बकलिंग टेंडेंसी क्या होगी, बकलिंग टेंडेंसी। जब इसकी वैल्यू कम होती है तो स्ट्रेंथ कम हो गई, स्ट्रेंथ कम हो गई तो अपने आप को बकल करने से रोक नहीं पाएगा। तो इसका मतलब बकलिंग टेंडेंसी विल इंक्रीज इन दिस केस। बकलिंग टेंडेंसी जो होगी कॉलम की, बकलिंग टेंडेंसी क्या होगी, विल इंक्रीज। समझ में आ गई बात? क्लियर है? विल इंक्रीज। ठीक है, तो हमें लॉन्ग कॉलम में क्या होता है, हमें बकलिंग टेंडेंसी को रिड्यूस करना होता है, हमें बकलिंग टेंडेंसी को रिड्यूस करना है। बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चलेगी यहाँ से। ठीक है, हम देखेंगे कि हम कॉलम को क्यों कंक्रीट का ज़्यादा बनाते हैं, वो यहीं से आंसर आएगा। अब एक चीज़ और आ जाएगी यहाँ पे, क्या मैंने कहा, फॉर गिवन एरिया, फॉर गिवन एरिया, गिवन ई, गिवन एल ई, गिवन एल ई, नहीं सॉरी, फॉर गिवन एरिया गिवन एल ई, जो मेरी ये बकलिंग स्ट्रेंथ होगी पी ई, ये क्या हो जाएगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी ई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी ई के। अगर मेरा क्रॉस सेक्शन डायमेंशन सेम है और इफेक्टिव लेंथ मेरी सेम है, अब मैं मटेरियल डिफरेंट कर रहा हूं, तो जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा उसकी मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। समझ में आ रही है बात बच्चों? जिसका मेरा यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ मेरी ज़्यादा होगी, जितनी स्ट्रेंथ मेरी ज़्यादा होगी उतनी बकलिंग टेंडेंसी मेरी कम होगी, उतनी बकलिंग टेंडेंसी मेरी कम होगी। समझ में आ रही है बात? तो बकलिंग टेंडेंसी कम से कम रहे, बकलिंग टेंडेंसी जो है कम से कम रहे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं। सबसे पहला ये हो गया, एक तो एक ये हो गया जो हमने दूसरा ये हो गया, और थर्ड हमारा ये हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब हम देखते हैं आई मिनिमम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आई मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, कोई भी चीज़ जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे पढ़नी है, हर एक चीज़ समझ के पढ़नी है हमें, है ना। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है चीज़ें सीखने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया है, स्टार्टिंग में आप अपनी स्पीड कम रखिए। ठीक है, वो स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है जब आप सीख जाते हो चीज़ें, कॉन्फिडेंस आ जाता है, इंक्रीज हो जाती है अपना आप स्पीड। तो अब देखते हैं आई मिनिमम का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, कोई भी कॉलम होता है ना, उसकी दो एक्सिस होगी। मैंने 3D में बनाया है। ठीक है, सपोज मैंने कहा कि ये सेंटर पे मेरा एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है P। तो अब बच्चों यहाँ समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे हमारी दो एक्सिस होगी, एक ये और एक ये। ठीक है, क्लियर है? लेट अस सपोज मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको मैंने x मान लिया और इसको मैंने
y मान लिया। तो यहां बकलिंग स्टूडेंट्स दो एक्सिस के अबाउट हो सकती है, एक एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट और एक वाई वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि बकल ऐसे ही करे, ये पीछे भी बकल कर सकता है। मेरी बात को समझना, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, एक तो ये बकलिंग हो सकती है इसकी, ऐसे हमने फोर्स लगाया, ये ऐसे बकल कर गया, कोई ज़रूरी थोड़ी ना ऐसे बकल करे, मैंने ऐसे फोर्स लगाया, ये पीछे को बकल कर सकता है। तो बकलिंग की दो डायरेक्शन है। तो यहां पर समझने की बात यह है कि स्ट्रेंथ कौन सी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट होती है, वो हमें समझना है। और मैंने यहां आई मिनिमम क्यों लिखा है, ये भी हमें समझना है। मैक्सिमम क्यों नहीं लिखा, मैं तो चाहता हूं ना मेरी स्ट्रेंथ कम से कम हो, मैंने यहां आई मिनिमम क्यों लिखा है, ये हमें समझना है। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये मेरी 10 mm है, लेके चलते हैं, छोटी लग रही है डायमेंशन, और ये मेरी 100 mm है। क्लियर हो गई बात। तो अब देखो, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा, अब मैं इसके क्रॉस सेक्शन को कैसे बनाऊंगा, ऐसे बना दूंगा ताकि आपको आसानी रहे समझने में। मैंने ये एक्सिस बनाई, ये मेरी एक्स एक्स है, और ये एक्सिस मैंने बनाई, ये मेरी वाई वाई है। क्लियर है, ये मेरी 10 mm है, ये मेरी पूरी की पूरी यहां से यहां तक 100 mm है। क्लियर है, ठीक हो गई बात। अब देखो यहां पर हमारे पास दो एक्सिस मिल रही है, एक एक्स और एक वाई, तो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं। तो पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आई एक्स एक्स क्या होता है, मैंने आपको क्या फंडा बताया हुआ है कि जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं उसकी पैरेलल एक्सिस जो होती है वो सिंगल पावर की रहती है, बाकी दूसरी कैसी रहती है ना, वो क्या होगी, वो क्यूबिक पावर की होगी। तो ये बी डी की क्यूब अपॉन 12 होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसके एक्सिस पैरेलल कौन सी है, 100, तो 100 सिंगल रहेगी, तो आई एक्स एक्स ये हो जाएगी 100 इंटू डी कितना है 10 की क्यूब डिवाइड बाय 12। समझ में आ गई बात, क्लियर है बच्चों, ठीक हो गई। आई वाई वाई अगर हमें कैलकुलेट करना हो वो कितना आएगा, वो भी क्या होता है बी डी की क्यूब अपॉन 12। अब यहाँ बी कितना हो जाएगा, इसके पैरेलल क्या है 10, तो ये हो गया 10, और ये कितना रह गया 100 की क्यूब। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से ज़्यादा कौन सी है, समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ। इन दोनों में ज़्यादा कौन सी है, आई वाई वाई ज़्यादा आई एक्स एक्स से, क्योंकि आई वाई वाई में 100 क्यूब हो रहा है, आई एक्स एक्स में 10 क्यूब है। तो क्लियरली वी कैन से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ आई वाई वाई इज ग्रेटर देन आई एक्स एक्स। ठीक है, इज ग्रेटर देन आई एक्स एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा वाई वाई में ज़्यादा है, और मैं ये मान के चलूँ लेंथ मेरी सेम है, ठीक है, लेंथ तो सेम है, एल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो आ रहा है ना यहाँ पे, तो अगर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखता हूँ तो ये चेंज होगा, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखता हूँ तो ये चेंज होगा, एल ई चेंज नहीं होगा, ई चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेम मटेरियल और लेंथ हमने कभी चेंज करी नहीं है। तो इसका मतलब जो ये यूलर्स स्ट्रेंथ है, बात समझना, यूलर स्ट्रेंथ वाई वाई एक्सिस के अबाउट ज़्यादा है, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट कम है। ये हमें समझ में आ गई, ये कहानी हमें समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई कि भैया कि इसके अबाउट मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, इसके अबाउट मुझे कम स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अब पॉइंट क्या है समझने का, देखो जब कभी भी एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये स्ट्रेंथ है, ध्यान रखना। जब कभी भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तो ये कहाँ से टूटने की कोशिश करेगा, जहाँ से कमजोर हो। कमजोर कहाँ से है, एक्स एक्स से, यहाँ स्ट्रेंथ कम है ना हमारी, एक्स एक्स के अबाउट मेरी स्ट्रेंथ कम आ रही है, तो ये फेल पहले किस पे होगा, एक्स एक्स के अबाउट होगा, वाई वाई की तो चांस ही नहीं आएगा, उसकी तो बारी ही नहीं आएगी, ये पहले इसमें ही टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक्स एक्स के अबाउट मेरी यूलर स्ट्रेंथ कम है, तो कम की जो मैग्नीट्यूड है, जो कम वैल्यू का मैग्नीट्यूड होगा वो जल्दी अचीव होगा,
ज़्यादा मैग्नीट्यूड से, तो पहले ये पॉइंट आ जाएगा, तो इसी पॉइंट में वो फेल कर जाएगा, तो इसकी तो बारी नहीं आई। कहने का मतलब ये कॉलम जो है वो वाई वाई में स्ट्रॉन्ग है, ये उसमें नहीं टूटेगा, एक्स एक्स में टूट जाएगा। इसीलिए जब स्ट्रेंथ की बात हम कर रहे हैं कॉलम की, तो हम ये कह रहे हैं कि जो आई मिनिमम होगा वो स्ट्रेंथ कहलाएगी। आई मिनिमम, इन दोनों में से मिनिमम कौन था? एक्स एक्स, तो यहां हम एक्स एक्स रखेंगे। ठीक है, यहां आई मिनिमम हमने इसलिए रखा क्योंकि वो एक्स एक्स भी हो सकता है, वाई वाई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी क्रॉस सेक्शन डायमेंशन क्या है। जो मैंने अभी डायमेंशन ली है उसके करस्पॉन्डिंग आई एक्स एक्स कम आ रहा है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना मैं इसे आई वाई वाई लूँ, इसे मैं आई एक्स एक्स भी ले सकता था। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो स्ट्रेंथ जो होगी, स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी? वो होगी पी ई एक्स एक्स। इस केस में क्या होगी? पी ई एक्स एक्स। इसीलिए हम यहां पर लिखते हैं आई मिनिमम। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कैलकुलेट होगा इस फॉर्मूले में, वो हमेशा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होगा जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड कम रहे। ठीक, ये बात हमें समझ में आ गई है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले भी देख ली है, तो इसमें डिटेल में जाने का मुझे कोई मोटिव नहीं समझ में आ रहा। लेट्स मूव ऑन दी डिफरेंट थिंग। देखो अब क्या करना है, हमने कहा कि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, एक्स एक्स के अबाउट बेंडिंग हो गई, मान लो ऐसे बेंड कर गया है, इस तरह से बेंडिंग हो गई। समझ रहे हो आप? जैसे मैंने लास्ट फिगर बनाया था, अब मैं इसे 2D में बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। कॉलम को 3D में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे आप मान लो एक कॉलम है, दोनों एंड से फिक्स है, हमने फोर्स लगाया P, बेंडिंग हो गई इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारी बेंडिंग हो गई ये। तो बच्चों बात समझने की क्या है कि जो बेंडिंग हुई, बेंड होने के बाद इसकी लेंथ में क्या चेंजेस आए? बेंड होने के बाद इसके लेंथ में क्या क्या चेंजेस आए? ठीक है, उसकी लेंथ तो वो नहीं रहेगी, अब उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। तो जो चेंजिंग लेंथ, जो लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं, वो उसकी जो एक क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं कि एवरेज, कि एवरेज लेंथ कितनी रही ड्यूरिंग द लोडिंग कंडीशन। ठीक है, तो वो चीज हम देखते हैं। तो तब यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो आता है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कितनी है हमारी? ठीक है, इफेक्टिव लेंथ हमारी कितनी है? तो वो चीज़ उसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं। हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों, वो ये यूज़ करेंगे ज़्यादा, ये हमारे काम का है। हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यही एक फॉर्मूला ऐसा है जो इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल लेंथ है। ये भी है, पर अल्फा स्क्वायर जो है वो ऑड लगता है यहाँ पे, एन ज़्यादा अच्छा लगता है, सिंगल पावर है, उसको समझना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो मूव करेंगे। इफेक्टिव लेंथ क्या है? बेसिकली है लेंथ जो रही आपकी कॉलम की ड्यूरिंग द लोडिंग कंडीशन। बस सिंपल सी बात ये है। आई मिनिमम हमने समझ लिया, इफेक्टिव लेंथ हमें समझ में आ गई, इफेक्टिव लेंथ क्या है। और जो ये एंड फिक्सिटी कोफिशिएंट है और लेंथ फिक्सिटी कोफिशिएंट है, बेसिकली ये एक कांस्टेंट पैरामीटर है फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम और स्टड। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द अजम्पशंस ऑफ यूलर्स फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप हेडिंग डालेंगे assumptions of Euler's formula. और प्लीज रिमेंबर वन थिंग, Euler's formula is only applicable for the long column, right? It is not for the short column or medium column. ये ध्यान रखना। तो एजम्पशन, सबसे पहला एजम्पशन ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी भी कॉलम के क्रॉस सेक्शन पर, ये ट्रूली कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स होना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे इट इज
always subjected to, it is always subjected to truly axial compressive force, axial compressive force। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा, जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है, बात को ध्यान से समझना, जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है वो लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। दूसरा जंक्शन सी होता है। ठीक है, लिखेंगे क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस आर very less in comparison of length of the column। ठीक, ये बात हमें समझ में आ गई। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वेट ऑफ द कॉलम इज नेग्लेक्टेड। weight of the column is neglected, weight of the column is neglected। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट भी है यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि जो हिंज है उस पे फोर्स की वजह से जो रिएक्शन आती है, फ्रिक्शन, बेसिकली रिएक्शन नहीं, जो फ्रिक्शन है हिंज पर, उसको भी हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि फ्रिक्शन क्रिएट होता है हिंज पे। तो फोर्थ वन इज दी फ्रिक्शन कैसे लिखें इसको लिखते हैं फ्रिक्शन एट दी हिंज सपोर्ट, फ्रिक्शन एट दी हिंज सपोर्ट इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, इज नेग्लेक्टेड। हाँ, चूंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, यूलर्स फॉर्मूला की। हमने बात किसकी की है, यूलर्स फॉर्मूला की। जब हम बात यूलर्स फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्रशिंग का इफेक्ट नहीं लेना है हमने, क्योंकि यूलर्स फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द लॉन्ग कॉलम। ठीक है, तो हम बात क्यों करें क्रशिंग की, तो नेक्स्ट जो फिफ्थ वाला है पॉइंट क्या है, क्रशिंग इफेक्ट। क्रशिंग इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, क्योंकि जो क्रशिंग इफेक्ट होता है वो शॉर्ट कॉलम में कंसिडर किया जाता है। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर short column, right? So these are the assumptions of Euler's formula, right? अब हमें थोड़ा सा मूव करना है कि assumptions हमने देख लिए, हमने ये भी देख लिया कि I minimum का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ये यूलर्स स्ट्रेंथ है ना। अब जरा थोड़ा सा हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कंडीशन जानते हैं कि बोथ एंड हिंज, बोथ फिक्स्ड हो गए, राइट, फिक्स्ड हिंज हो गया और एक फिक्स्ड फ्री हो गया। ये 4 केस हैं। उन 4 केस में एंड फिक्सिटी कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, लेंथ फिक्सिटी कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, उसको हमें देखना। और ये जो हम देखेंगे ये टेबल्स की हेल्प से देखेंगे तो वो ज़्यादा आसान रहेगा, और फिर वही वैल्यूज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, वही वैल्यूज़ हमें आगे भी ध्यान रखनी है, वही हमारे काम आनी है। क्लियर है? उसको भी हमें थोड़ा सा देखना है कि
कि उसको कैसे देखा जाए। तो यहाँ हमें एक टेबल बनानी है, अलग अलग चारों कंडीशंस की हमें टेबल बनानी है। ठीक है, यहाँ टेबल कैसे बनाएंगे देखो। यहाँ लिखेंगे हम एंड कंडीशन ऑफ अल्फा कॉमा एन। ठीक, एक, दो और ये हो गया। इसको थोड़ा सा इधर बनाओ। दो, तीन और चार हो गया। ठीक है, देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। सबसे पहले यह कंडीशन आएगी बोथ एंड हिंज। सबसे पहली कंडीशन है बोथ एंड हिंज। इसका फिगर कैसा होगा कि हिंज कैसे बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा बोथ एंड हिंज्ड। सेकेंड हमारा बनेगा बोथ एंड फिक्स्ड। बोथ एंड फिक्स्ड। अब मैं इसे लाइन से दिखाऊंगा बच्चों, ठीक है। आप कॉलम को एज ए लाइन भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आएगा फिक्स्ड हिंज। फिक्स्ड हिंज, ठीक है। एक फिक्स्ड होगा और एक हिंज होगा। तो बॉटम को हमने फिक्स्ड कर दिया और ऊपर वाले को हमने हिंज कर दिया, ठीक। और एक होगा फिक्स्ड एंड फ्री। फिक्स्ड फ्री, तो फिक्स तो हमने नीचे वाला कर लिया और ये एंड हो गया मेरा फ्री, ठीक है। अब फोर्स चारों में होगा ऊपर से, क्लियर है। फोर्स जो होगा वो चारों कंडीशंस में ऊपर से लगेगा, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। देखते हैं, देखो जब ये कंडीशन होती है बच्चों तो जो इफेक्टिव लेंथ का कर्व बनता है, जिसे इलास्टिक कर्व भी हम कहते हैं, वो बनता है कुछ ऐसा, ठीक है। क्योंकि दोनों एंड हिंज हैं तो हिंज में आपका मूवमेंट तो क्रिएट होता नहीं, इसलिए मोशन ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा बेंड करता है। फिक्स्ड में ऐसा नहीं होता, फिक्स्ड में ये कम बेंड करता है, करता तो है कम करता है बेंड, ठीक है। ऐसे ही सेम फिनोमेना यहाँ होता है। इलास्टिक कर्व कॉलम का कैसा बनेगा कि यहाँ पर मोशन तो ज़्यादा मिलेगा, यहाँ कम मिलेगा, तो यहाँ से ज़्यादा बेंड कर जाएगा और यहाँ से कम बेंड होगा, ठीक है। हिंज की साइड से ज़्यादा बेंड करेगा और फिक्स की साइड से कम बेंड होगा। बेंड तो नहीं कहेंगे, बकल कहेंगे बेसिकली, बकल इज़ द राइट वर्ड। और जो ये है यहाँ पर इसका इलास्टिक कर्व ऐसा होता है, ये इस टाइप का। तो ये हमने इलास्टिक कर्व भी बना दिए हैं कॉलम्स के कि जब लोड लगेगा तो उनकी शेप कैसी होगी, क्लियर है। तो सबसे पहला एंड कंडीशन ऑफ अल्फा एन क्या होगा। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं लेंथ फिक्सिटी रेशियो, दैट इज अल्फा, कि जो लेंथ फिक्सिटी रेशियो है
या कॉफिशेंट कह लें, हमने कॉफिशेंट माना है, वो क्या है अल्फा। इसकी वैल्यू क्या है LE/L, इसकी वैल्यू क्या है LE/L। तो ये जो वैल्यूज मैं लिखवाने जा रहा हूँ अब आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। ये जो मैं वैल्यूज लिखवाने जा रहा हूँ आपको ध्यान रखनी है। इसकी वैल्यू जो होगी पहली आती है 1, ठीक, फिर आता है 1/2, फिर आता है 1/√2 और फिर आता है 2। ये वैल्यूज ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बोथ एंड फिक्स्ड है, तो LE/L का जो रेशो होगा वो होगा 1/2। बात समझ में आ रही है? LE/L का जो रेशो होगा वो क्या होगा 1/2। ऐसे अगर फिक्स्ड एंड हिंज्ड हैं तो LE/L का रेशो होगा 1/√2। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि इन केस ऑफ बोथ एंड फिक्स्ड व्हाट विल बी दी इफेक्टिव लेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल लेंथ, क्या होगी हाफ। ये ध्यान रखना है आपको, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। सेकंड आता है ये लेंथ फिक्सिटी कोफिशिएंट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एंड फिक्सिटी कोफिशिएंट की। एंड फिक्सिटी कोफिशिएंट जिसे हम कहते हैं n, इसकी वैल्यू होती है 1/α²। चूंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो ये वैल्यू 1 होगी, ठीक है। ये 1/α² है, α² की वैल्यू कितनी होगी 1/4, तो उसका जो अपोजिट है वो कितना होगा 4, ये आ गया 4, ठीक है। अब ये α² कितना होगा, ये होगा 1/2, इसका अपोजिट क्या होगा 2। ऐसे ही α² की वैल्यू क्या होगी 4 और 1/α² कितना होगा 1/4, दैट इज 0.25। 0.25 क्लियर हो रही है बात? 0.25। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्वेश्चन जो कंपटीशन में आता है 80 to 90% सिर्फ इस टेबल से आता है। अगर आपने ये टेबल पढ़ ली, याद कर ली, तो आपको क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली कभी भी, खासकर कॉलम के क्वेश्चंस में। तो इस टेबल का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अब इस टेबल का यूज़ क्या है देखो, मैं थोड़ा सा बताता हूँ इस टेबल का हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा यही बता देता हूँ साइड में, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए क्या हो रहा है। देखो अगर किसी एग्जामिनर ने कहा कि हमारी कंडीशन क्या है, बोथ एंड हिंज की कंडीशन है, तो इफेक्टिव लेंथ पूछते हैं एक्चुअल लेंथ के टर्म्स में। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्चुअल के बराबर। क्यों? क्योंकि अल्फा क्या है यहाँ पे 1, ठीक। ऐसे ही बोथ एंड फिक्स्ड हैं, इफेक्टिव लेंथ होती है L/2, अल्फा होता है यहाँ 1/2, ठीक है। ऐसे ही बोथ एंड फिक्स्ड फ्री होगा, फिक्स्ड हिंज ले लेते हैं पहले। इसमें LE कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा L/√2, अल्फा कितना होगा 1/√2, ठीक। अल्फा कितना होगा 1/√2। और द लास्ट हमारा क्या है फिक्स्ड फ्री, इसमें LE कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L, जस्ट डबल हो जाती है, अल्फा कितना होता है 2। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पूछ लेता है, ये चीज़ें पूछता है, ठीक। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर समझने की बात यह है, अब हम जरा यूलर्स बकलिंग फार्मूला को ध्यान से देखें। यूलर्स बकलिंग फार्मूला मुझे इन टर्म्स ऑफ n वाला ध्यान रखना है, n × π² EI मिनिमम डिवाइड बाय L²। ये मेरा यूलर्स बकलिंग फार्मूला है। अब कहने का मतलब ये है कि देखो बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि मैंने क्या किया, मैंने चारों कंडीशन में लेंथ बराबर कर दी। भाई मैंने कॉलम जो लिया वो सेम लेंथ का लिया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन इसमें क्या किया मैंने, उन दोनों, उस कॉलम के दोनों एंड को हिंज कर दिया, फिर उस कॉलम के दोनों एंड को फिक्स्ड कर दिया, फिर उस कॉलम को फिक्स्ड हिंज कर दिया, फिक्स्ड फ्री कर दिया। तो L तो बराबर हो गया सब में।
चूंकि मटेरियल सेम था वो भी बराबर हो गया, क्रॉस सेक्शन सेम था वो भी बराबर हो गया, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि PE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, N के। तो जितना ज़्यादा मेरा N होगा उतना मेरा PE ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मेरा N होगा उतना मेरा PE ज़्यादा होगा। तो PE को ही तो मुझे बढ़ाना है, ये मेरी स्ट्रेंथ है कॉलम की। PE को ही तो मुझे इंक्रीज करना है, ये मेरी स्ट्रेंथ है कॉलम की। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, आप देखो ये N की वैल्यू क्या है 142.25, तो इसका मतलब N किस में ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलम होता है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियरली बोथ एंड फिक्स्ड। और ये कॉलम की डेफिनेशन भी कहती है कि अगर कोई कॉलम दोनों तरफ से फिक्स हो, उस पर एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स हो, तो वो क्या कहलाता है, वो कॉलम कहलाता है, वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, जब कॉलम की दोनों एंड फिक्स्ड किए जाएं। ठीक, फिर उससे कम स्ट्रॉन्ग कौन सा है, जब कॉलम के एक एंड फिक्स्ड हो और एक एंड हिंज्ड हो। फिर कौन सा स्ट्रॉन्ग है, जब दोनों एंड कितने किया जाए, हिंज। और सबसे कमजोर कौन सा है, जब एक फिक्स्ड हो और एक फ्री हो। बात समझ में आ गई? आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब इनमें रिलेशन भी बन सकता है, वो देखते हैं वो क्या होगा, है ना। जगह यहाँ पे है नहीं, थोड़ा सा समझना है, समझ गए तो बल्ले बल्ले, नहीं समझे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अब देखना है, देखो क्या करना है अब इसमें, है ना। देखो जो स्ट्रेंथ है वो किसकी, बोथ फिक्स्ड की, बोथ फिक्स्ड की। वो क्या है, N की वैल्यू कितनी आती है इसमें, 4। तो 4 इंटू पाई स्क्वायर EI मिनिमम डिवाइड बाय L स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही जो स्ट्रेंथ है बोथ हिंज की, N की वैल्यू कितनी आती है इसमें, 1। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई स्क्वायर EI मिनिमम डिवाइड बाय L स्क्वायर। ठीक, अब N की वैल्यू फिक्स्ड फ्री में कितनी आती है, फिक्स्ड हिंज में देख लेते हैं। N की वैल्यू फिक्स्ड हिंज में होती है 2, तो 2 इंटू पाई स्क्वायर EI मिनिमम डिवाइड बाय L स्क्वायर। और जो लास्ट होगा हमारा क्या, लास्ट क्या होगा हमारा, लास्ट होगा PE क्या, फिक्स्ड एंड फ्री। उसमें N की वैल्यू कितनी आती है 0.25, यानी कि 1/4। तो हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर EI मिनिमम डिवाइड बाय 4LE स्क्वायर, 4L स्क्वायर। ये कब हम कह रहे हैं, ये कब हम कह रहे हैं, ये चारों फॉर्मूले कब सही होंगे, कब, जब L मेरी सेम रहेगी। ऐसा ना हो कि इसमें तो हमने बोथ एंड हिंज किए और आगे वाले में हमने लेंथ भी चेंज कर दी और एंड कंडीशंस भी चेंज कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। L मेरी जब सेम रहे, E मेरी सेम रहे, यानी कि मटेरियल मेरा सेम हो और क्रॉस सेक्शन मेरी डायमेंशन सेम है जिससे एरिया सेम हो और हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम हो। अगर ये कंडीशन है मेरी, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर जो होगा, कौन सा होगा स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर, स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर होगा जब दोनों एंड क्या होंगे, फिक्स्ड। राइट, क्लियर है। तो यहां पे अगर हम थोड़ा सा इनमें अगर रिलेशन बनाएं कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर है, तो हम ये कह सकते हैं क्या, हम ये कह सकते हैं, ये क्या है बताओ, ये बोथ एंड हिंज का है ना, आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि यूलर्स स्ट्रेंथ, यूलर फॉर्मूला किसका, जब बोथ एंड फिक्स्ड हो वो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ बोथ एंड हिंज। ये ध्यान रखना है आपको, पहला। ठीक है, और कह सकता हूं कि
2 टाइम्स ऑफ कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ फिक्स्ड हिंज, ठीक है, यही हो गया ना। और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 टाइम्स ऑफ किसके हो जाएगा, फिक्स्ड फ्री के। ये रिलेशन आ गया इनमें, ध्यान देने वाली बात ये है, ये रिलेशन आ गया इनमें कि ये इन दोनों में जो रिलेशन हो सकता है, यानी कि हम ये कहें कि बोथ एंड फिक्स्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है और फिक्स्ड फ्री जो है वो वीकेस्ट मेंबर है। इनमें सबसे ज़्यादा वीक वही है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही है। तो कभी कभी इन दोनों में रिलेशन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि जो बोथ एंड फिक्स्ड होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कितने टाइम्स होती है बोथ एंड हिंज के या फिक्स्ड हिंज के या फिक्स्ड फ्री के। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके कॉलम्स में, ठीक है, इस टाइप से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे कॉलम्स में। अब थोड़ा सा देखो, एक चीज़ देखते हैं, अब थोड़ा सा कंपैरिजन करना है हमें। पहले हम क्रशिंग स्ट्रेंथ को देखेंगे, फिर उसका सिग्निफिकेंस शॉर्ट कॉलम में कैसे वर्क करता है उसको देखेंगे, ठीक है। और फिर हमें एक ऐसा टर्म को समझना है जिसका नाम है सिलेंडरनेस रेशियो, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको भी समझना है। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉलम के चैप्टर में, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई हमारी यूलर्स फॉर्मूला की। वो क्रशिंग स्ट्रेंथ को देखें, देखो क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या है, क्रशिंग फेलियर क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक कागज प्लेन पेपर लो A4 साइज का, उसको बेंड करो, रोल करके सिलेंडर बना दो और फिर सिलेंडर के दोनों एंड पकड़ो और उसको दबाओगे तो ठीक है, अगर उसकी लेंथ ज़्यादा ना हो तो क्या होगा, वो क्रश कर जाएगा, उसे हम क्रशिंग स्ट्रेंथ कहते हैं। इससे आसान एग्जाम्पल कुछ नहीं होता स्टूडेंट को बताने वाला कि एक कागज़ लो जिसकी लेंथ ज़्यादा ना हो, A4 साइज़ का पेपर जो है उसका भी आधा पेपर लो और उसको रोल करो एज ए सिलेंडर जिसकी हाइट कम रहे और उसको जब आप प्रेस करोगे दोनों एंड से तो वो क्रश कर जाएगा, ठीक है। तो क्रशिंग फेलियर जो है वो एक तरह से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है, क्रशिंग फेलियर जो है वो ट्रांसफर डायरेक्शन में होता है। इसको हम देखेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ एक्चुअली ये रिवेट्स में ज़्यादा आती है, रिवेट्स इसी तरह से फेल करता है जब उस पर हैमर एक्शन किया जाता है, तो रिवेट्स फेलियर जो है वो क्रशिंग स्ट्रेंथ वहाँ कैलकुलेट करते हैं हम डिज़ाइन में, रिवेट्स में। तो एक बार देख लेते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ देखो सीधी सी बात है कि क्रशिंग स्ट्रेंथ काम करती है क्रॉस सेक्शन फेस पे, तो क्रॉस सेक्शन फेस होगा उसी पे हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जो क्रशिंग स्ट्रेस होगी बेसिकली वो क्या होगी, देखो क्रशिंग स्ट्रेस होगी हमारी, हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ कैलकुलेट, क्या होगी, देखो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छे से समझते हैं तो थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाए बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो एक कॉलम है और मैंने इस कॉलम को लंबा ना बना के थोड़ा शॉर्ट बनाया है, तो हमने कहा ये शॉर्ट कॉलम है, यहाँ मेरा फोर्स लगा हुआ है P, ठीक है। अब क्योंकि इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है तो बकलिंग तो होगी नहीं, लेकिन क्रश करने की कोशिश करेगा इसको पूरा का पूरा, लेकिन जो क्रश कर रहा है तो उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस सेक्शन पे बकलिंग हो नहीं रही तो मूवमेंट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो क्रश करने की कोशिश करेगा तो इसी क्रॉस सेक्शन पे करने की कोशिश करेगा क्रश, तो अब क्रशिंग का इफेक्ट कहाँ रहेगा, क्रॉस सेक्शन पे रहेगा। तो अब मैं क्रशिंग का इफेक्ट जो है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ देखूंगा, कैसे, मैंने कहा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरी कितनी है, n है, मान लो हमने कहा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है, n है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक। तो मेरी परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगी, मेरी परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगी स्ट्रेंथ यील्ड क्रशिंग, जो भी क्रशिंग में इसकी स्ट्रेंथ होगी, डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि मेरी फेलियर स्ट्रेस वही होगी यील्ड क्रशिंग। SYC क्या है, SYC भी आप लिख लीजिए, SYC क्या है, यील्ड क्रशिंग, ठीक है, यील्ड क्रशिंग। तो अब मैं कहता हूं कि इस फोर्स की वजह से जो भी स्ट्रेस आ रही होगी उसकी वैल्यू इससे कम रहनी चाहिए फॉर सेफ कंडीशन, फॉर सेफ कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो स्ट्रेस होगा फोर्स की वजह से
वो क्या आनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू परमिसिबल। अब मैं इक्वल टू लूंगा तो इसका मतलब मैं स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P अपॉन एरिया लेस देन इक्वल टू परमिसिबल। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जब मैं इस लेस देन इक्वल टू के निशान को हटा के इक्वल टू का निशान लगाऊंगा तो P जो कन्वर्ट हो जाएगा वो PE में कन्वर्ट हो जाएगा, PC में, सॉरी क्रशिंग स्ट्रेंथ है ना, वो PC में कन्वर्ट हो जाएगा। PC क्या होगा, PC होगा क्रशिंग स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ लोड, इन टर्म्स ऑफ लोड। तो PC बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा एरिया इंटू सिग्मा परमिसिबल कितनी है, SYC डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। समझ में आ रही है बात, SYC डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्लियर है। तो ये मेरी क्रशिंग स्ट्रेंथ हो गई, ये मेरी क्रशिंग स्ट्रेंथ हो गई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक ये एक्सटर्नल फोर्स PC से कम रहेगा तब तक हमारी बात बनी रहेगी, ये सेफ कंडीशन होगी, डिजाइन हमारा सेफ होगा, ठीक है। तो अगर हम PC पे फोकस करें, खाली PC पे, तो PC जो है वो किस पे डिपेंड करिए, देखो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगी, जैसा मटेरियल लोगे उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करेगी, क्योंकि ये टेस्टिंग से आती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस पे डिपेंड करती है, डिजाइनर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, डिजाइनर पे, कि डिजाइनर कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहा है, ये फिक्स नहीं होती, ये फिक्स नहीं होती है, डिपेंड करता है। लेकिन एक बार जब हमने चूज कर ली तो वो फिक्स हो गई। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रॉस सेक्शन एरिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है जो, मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं, क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है। चाहो तो यहाँ नोट करके लिखेंगे कि एक नोट पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, क्रशिंग स्ट्रेंथ इज डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करती है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हमने सेम ले लिया 4-5 डिफरेंट कॉलम का, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारी सेम रहेगी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ और अदर पैरामीटर्स। ये बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि हमने कॉलम तो चूज कर लिए, ठीक है। वो जो यूलर्स फॉर्मूला हमने लगाया था कि ये जो P की वैल्यू N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कब थी, जब हमारी लेंथ बराबर रहे। हमारी कंडीशन क्या थी कि हमारी लेंथ बराबर रहे। देखो ये चीज़ समझ में आ गई, इसे मुझे रफ करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक असली चीज़ बताने जा रहा हूँ इसमें कि अब प्रॉब्लम क्या है। देखो हमें ये कैसा पता लगे कि कोई कॉलम शॉर्ट कॉलम हो, कोई कॉलम लॉन्ग कॉलम हो, कोई कॉलम मीडियम कॉलम है, इसको हम कैसे कैटेगराइज करें। अब ये हमारे सामने चैलेंज है और उस चैलेंज को यूलर्स फार्मूला और रैंकाइन फार्मूला से कवर नहीं किया जाता। उसके लिए एक अदर पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसका नाम है सिलेंडरनेस रेशियो, जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। वो इस लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आपको कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ कि क्या है। देखो अभी तक जो हमने कहा कि जो यूलर्स स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एन क्या है। कब जब हमने कहा कि हमारा ई क्या है, सेम है, एल क्या है, सेम है, और आई मिनिमम क्या है, सेम है। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। इसका मतलब हम क्या क्या बात कर रहे हैं कि हमने एक ही कॉलम की 4 कंडीशन देख ली है बस। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास 2 कॉलम है, बात को ध्यान से समझना बच्चों। एक मेरे पास कॉलम है ये, मैंने कहा उसकी लेंथ क्या है, मेरे पास L1 है, और एक कॉलम मेरे पास इससे बड़ा है, उसकी लेंथ क्या है, मेरे पास L2 है सपोज। अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है। अब इन दोनों में हम कंपेयर कैसे करें। देखो क्या हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ लेंथ सेम नहीं है, यहाँ लेंथ डिफरेंट है। अगर मैंने कहा कि क्रॉस सेक्शन
एरिया भी मेरा डिफरेंट है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने A1 मान लिया, इसका हमने A2 मान लिया, तो अब ये भी डिफरेंट हो गया, ये भी हमारा डिफरेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? या हम सेम भी ले सकते हैं, देखो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। मान लो हम सेम ले लेते हैं, सपोज एरिया सेम है तो आई भी सेम हो गया, आई भी हमारा सेम हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान समझने की बात है कि दोनों एंड फिक्स्ड है मेरे, दोनों एंड फिक्स्ड है, एन की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। यहाँ भी एन की वैल्यू कितनी होगी 4, यहाँ भी एन की वैल्यू होगी 4, क्लियर है। लेकिन यार लेंथ बराबर नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों में स्ट्रॉन्ग कैसा है। अब दोनों में स्ट्रॉन्ग कैसे निकाल लें, और दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉन्ग कॉलम क्या है शॉर्ट कॉलम क्या है, ये कैसे पता लगा है, इसका कैसे पता लगे। कंपैरिजन तो कर लेंगे फॉर्मूले से। हम यहाँ लिखेंगे, देखो हम कहेंगे PE1 डिवाइड बाय PE2, एन दोनों के लिए बराबर है, क्या डिफरेंट है, लेंथ ही तो डिफरेंट है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा L2 स्क्वायर डिवाइड बाय L1 स्क्वायर, ये कंपेयर करा लेंगे हम, क्लियर है। क्योंकि PE इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर के भी होगा अगर बाकी चीजें सेम हो गई तो हम यहाँ से कंपेयर करा देंगे। हम ये भी बता देंगे कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है अकॉर्डिंग टू बकलिंग। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि मुझे ये जानना है कि ये लॉन्ग कॉलम है कि ये लॉन्ग कॉलम है, कौन सा लॉन्ग कॉलम है, किस बेसिस पे हम कहेंगे कि कितनी लेंथ पे कितना कॉलम लॉन्ग कॉलम कहलाएगा। बात समझ में आ रही है बात। तो जब हमें कैटेगराइज करना है कि किस अंडर में हमें लॉन्ग कॉलम की बात करनी है, किस अंडर में मीडियम कॉलम की बात करनी है, किस अंडर में हमें शॉर्ट कॉलम की बात करनी है, तब हमें स्लेंडरनेस रेशियो का यूज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ कंपेयर हमने करा दिया, यहाँ हमने कंपेयर अभी करा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ, अगर मान लो एरिया भी मैं सेम ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो एरिया क्या है, सेम है, A1 बराबर क्या है A2, A1 बराबर क्या है A2, ठीक है। लेकिन स्ट्रेंथ बराबर होगी नहीं, स्ट्रेंथ हमारी बराबर नहीं होगी, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसकी बकलिंग स्ट्रेंथ कम होगी। कहने का मतलब है PE1 इज ग्रेटर देन होगा PE2, कब, जब मैं ये मान के चलूँ L2 इज ग्रेटर देन L1। जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसकी बकलिंग स्ट्रेंथ कम होगी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो क्रशिंग इफेक्ट है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ भी मेरी सेम है, PC1 बराबर PC2। समझ में आ रही है बात, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है। लेकिन बात ये है कि हम ये किस बेसिस पे कह रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या हमें ये पता लग रहा है कि ये शॉर्ट कॉलम है, क्या क्रॉस सेक्शन एरिया से हमें ये पता लग रहा है ये लॉन्ग कॉलम है शॉर्ट कॉलम है। तो उसके लिए हमें स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करना होता है, वो बताएगा कि कौन सा कॉलम शॉर्ट कॉलम है, कौन सा कॉलम लॉन्ग है, कौन सा मीडियम है। तो बेसिकली जब हम डिफरेंट लेंथ के कॉलम को कंपेयर कराते हैं विद सेम क्रॉस सेक्शन एरिया विद सेम मटेरियल, वी नीड टू हैव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर दिस कैलकुलेशन, राइट। तो ये बातें हम कह रहे हैं जो हमें समझनी है कि मैंने बोला कि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, इसका भी सेम है, ठीक है, मटेरियल हमने सेम रखा। लेकिन जब हमें इन दोनों में कंपेयर कराना है और कंपेयर करा के ना ये बोलना है कि ये लॉन्ग है कि ये शॉर्ट है, तब हमें स्लेंडरनेस रेशियो का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से हम कंपेयर करा सकते हैं वहाँ। क्योंकि ये एरिया और लेंथ का जो इफेक्ट है उस दोनों का कंबाइंड जो कैलकुलेशन होती है, जो हम दोनों कंबाइंड इफेक्ट जो आते हैं वो स्लेंडरनेस रेशियो से ही देख पाते हैं, ठीक है। तो अभी इसे नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से समझें। अभी तो मैंने जस्ट हल्का सा बता दिया, ये बताना भी नहीं चाहिए था, ये अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो। ये अभी छोड़ देना, इसको अभी बॉदर मत करना, जो पीछे टेबल तक पढ़ाया है उसको ध्यान देना, उसको रिवाइज करना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।